ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों पिछली क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिस सेट में लगभग 3 क्लासेस कर चुके हैं और उसी क्रम में हम लोग आज एक नई क्लासेस के साथ में हम लोग अपने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका दोस्तों जियोग्राफी का, और क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आपसे पहला पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? ऑप्शन क्या है आपके? तो ऑप्शन है आपका आर्मेनिया, दूसरा ऑप्शन है अजरबैजान, तीसरा ऑप्शन है कजाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है आपका तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों सबसे पहले इस झील के बारे में समझने से पहले, इस झील के बारे में जानने से पहले हमें इसकी लोकेशन के बारे में बहुत गहनता से जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा आपको एक मैप की ओर लेके चलते हैं आपको। और ये रहा आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी का या वर्ल्ड ग्लोब का मैप, और इसमें आपको हम दिखाते हैं कौन सा भैया? तो आपका कैस्पियन सागर। ये है दोस्तों पूरा मैप। और इसमें जब आप लोग देखते हैं, ये दोस्तों इसको नीचे करते हैं। हाँ, अब आते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका है अपना प्यारा भारत, ये है हमारा अपना भारत देश। और भारत देश के जब हम लोग उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं, उत्तर पूर्व का मतलब जैसे अगर हम लोग, ये पूरा का पूरा हमारा एशिया महाद्वीप है और इसी एशिया महाद्वीप में भारत हमारा दक्षिणी दिशा का है, दक्षिणी एशियाई का क्षेत्र है। और इसी दक्षिण एशियाई में जब हम लोग यहाँ पे चलते हैं उत्तर पूर्व की ओर, या आप कह सकते हो मध्य एशिया के अंतर्गत यहाँ पे, तो ये क्षेत्र आप कौन से होते हैं भैया? तो यहाँ पे आपके जो पांच देशों का एक समूह होता है जो आपके रसिया से अलग हुआ था 1991 के दशक में, उसी को हम लोग मध्य एशिया के अंतर्गत जानते हैं। अब इसमें हमारा दोस्तों यहीं पे आपकी एक झील पड़ती है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग कैस्पियन सागर के नाम से जानते हैं। अब कैस्पियन सागर झील की लोकेशन जो आपकी होती है वो आपको ये है, ये अगर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तो ये है हमारा कैस्पियन सागर की लोकेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें कैस्पियन सागर का सबसे उत्तर की ओर देखते हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ से लगा करके एक ऐसी सीमा दिखाई देती है जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब इस देश का नाम क्या है भैया? तो इस देश का नाम आपका होता है रूस, जिसे हम लोग रसिया के नाम से जानते हैं। दूसरा भैया, इसी के नीचे की ओर हमारा एक देश होता है जिसे हम लोग कजाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और यहीं पे आपकी जनजाति पाई जाती है। आप लोगों को पता हो कौन सी जनजाति दोस्तों? तो कजाक जनजाति। इसके जस्ट नीचे की ओर हम लोग आते हैं तो उज्बेकिस्तान आपकी सीमा नहीं लगती। उज्बेकिस्तान के बगल में यहाँ पे आपका आता है तुर्कमेनिस्तान। ये देश कौन सा है? तो ये आपका होता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। और इसी तुर्कमेनिस्तान के लेफ्ट साइड में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक और देश दिखता है जिसे हम लोग कहते हैं भैया ईरान। और ईरान के जस्ट बगल में हमें एक और देश दिखता है छोटा सा, जिसे हम लोग कहते हैं अजरबैजान। इन्हीं 5 देशों के साथ में यहाँ पे कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। अब इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछा था कौन कौन से देश हैं भैया, तो पहला आपका रूस है, दूसरा आपका कजाकिस्तान है, तीसरा आपका तुर्कमेनिस्तान है, चौथा आपका ईरान है, और पांचवा आपका कौन सा देश है? तो पांचवा आपका अजरबैजान होता है। तो अब दोस्तों शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया हमारी सीमा कहाँ पे लगती है कैस्पियन सागर। तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक दोस्तों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था कि निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो कैस्पियन सागर की भैया अभी आपको बताया कितने देशों से? तो आपके 5 देशों से सीमा लगती है। कौन कौन सा? रूस लगता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है कजाकिस्तान, तीसरा हमारा कौन सा होता है? तीसरा हमारा होता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। चौथा हमारा होता है कौन सा? चौथा हमारा देश होता है ईरान। और पांचवा देश हमारा कौन सा होता है दोस्तों? तो पांचवा देश हमारा होता है अजरबैजान। अब कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, इनकी राजधानियाँ पूछी जाती हैं। तो यहाँ की राजधानी क्या होती है? तो रूस की राजधानी आपकी
मॉस्को। कजाकिस्तान की राजधानी क्या, तो अभी तक अस्ताना थी, अभी इसने अपनी राजधानी चेंज कर दी और राजधानी का नाम क्या है, तो आपके यहाँ नूर सुल्तान है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भैया, तो आप कह सकते हो अस्ताना या हम लोग नूर सुल्तान। ठीक। दूसरा है हमारे यहाँ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है आपके यहाँ अशगाबाद। ईरान की राजधानी क्या है, तो ईरान की राजधानी आपके यहाँ होती है तेहरान। और अजरबैजान की राजधानी क्या है, तो अजरबैजान की राजधानी आपके यहाँ होती है बाकू। कौन सी दोस्तों, बाकू। तो आपके यहाँ इन पांचों देशों में इसका विस्तार है। अब ऑप्शन में यहाँ पे कौन कौन से, तो भैया तुर्कमेनिस्तान में है, बिल्कुल है। कजाकिस्तान में है, बिल्कुल है। अजरबैजान में बिल्कुल है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपकी कौन सी सीमा नहीं लगती, तो कौन सीमा नहीं लगती दोस्तों, तो आपकी आर्मेनिया की सीमा नहीं लगती। आर्मेनिया का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मेनिया की राजधानी क्या होती है, तो आर्मेनिया की राजधानी आपके यहाँ होती है एरेवन। क्या राजधानी होती है दोस्तों, तो ये होती है आपके यहाँ एरेवन। किसके साथ सीमा साझा करता है, तो आपका अजरबैजान के साथ सीमा साझा करने वाला एक देश होता है आपका कौन सा, आर्मेनिया। ये था क्वेश्चन, ये तो इसका आंसर हुआ। अब इस आंसर के बाद भी यहाँ से आप कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा भैया कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है, विश्व की सबसे बड़ी झील किसने बोलेगा, तो आपका क्षेत्रफल ने बोलेगा। विश्व की सबसे बड़ी झील यह अभी कौन सी होती है, जिसके बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सी है दोस्तों, तो आपका होता है कैस्पियन सागर होता है। इसके बाद हमारे यहाँ दूसरी कौन सी होती है भैया कि विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी होती है, तो ये हमारी होती है दोस्तों बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पड़ती है, रूस और कजाकिस्तान की सीमा के क्षेत्रों में पड़ती है। और ये कैसी झील है, तो आपकी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों, तो इसका नाम होता है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो कहाँ पे है, आपके यूएसए व कनाडा की सीमा पे स्थित है। यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की खारे पानी या सबसे अधिक लवणता वाली झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो यहाँ पे आप नाम बताते हो कौन सा, वान झील। कहाँ पे है दोस्तों ये, तो ये आपकी पड़ती है तुर्की में। दूसरी कौन सी है, दूसरी में आप लोग नाम बताते हो मृत सागर का। या अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि सबसे निचला स्थल की पृथ्वी पे सबसे निम्नतम स्थल कौन सा है, सबसे निम्नतम स्थल, तो ये आप लोग बताते हो कौन सा, मृत सागर, डेथ सी। ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, या मृत सागर कहाँ पे है, तो ये आपका जॉर्डन और इजराइल की सीमा पे है। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील, तो ये कौन सी होती है दोस्तों, ये आपकी होती है टिटिकाका झील, माउंट टिटिकाका भी कहते हैं। कहाँ पे अवस्थित है ये, तो ये आपके यहाँ पेरू है और कौन सा है, बोल्विया। पेरू और बोल्विया की सीमा पे है। और यही बोल्विया की राजधानी जो है आपका लापाज, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है। कौन सा भैया, लापाज, सबसे ऊंची राजधानी शहर है आपका, सबसे ऊंची राजधानी शहर। पेरू की राजधानी क्या है, पेरू की राजधानी आपको दिखाई दे भैया लीमा। तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं भैया कि विश्व की सबसे बड़ी झील तो आपकी कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे गहरी झील तो आपकी बैकाल झील, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील तो आपकी सुपीरियर झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील तो आपकी वान झील, सबसे निम्नतम स्थल तो आपका मृत सागर है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील तो आपकी माउंट टिटिकाका झील आपकी अवस्थित होती है। ठीक दोस्तों, तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा आपका इसमें पहला ऑप्शन कौन सा, तो आपका होगा ऑप्शन आर्मेनिया। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा और क्वेश्चन हमारा ये है चट्टान वाले पार्ट से
यहाँ पे खनिज वाले पार्ट से यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे किसी भी एग्जामों के लिए, अब चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या चाहे आपके रेलवे वगैरह के एग्जाम हो या आपके चाहे आप स्टेट के कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके बीपीएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ भी आप देखिएगा भैया किसके बारे में चर्चा कर रहा है, कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य कथन आपको नहीं बताने हैं, आपको चुनना कौन सा है, तो आपको असत्य कथन चुनना है। अब पहला ऑप्शन है भैया आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन चट्टान दूसरा क्या है कि इन चट्टानों में रवे या क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तीसरा क्या है कि इन चट्टानों में जीवावशेष या फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन कौन सा है कि इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं भैया कि चट्टानें हैं क्या चीज़, कैसे होती हैं। तो आपके यहाँ चट्टान कितनी प्रकार की होती है दोस्तों, तो आपके यहाँ चट्टान 3 प्रकार की होती है। एक हमारे यहाँ होती है आग्नेय चट्टान, एक हमारे यहाँ होती है अवसादी चट्टान और एक हमारे यहाँ होती है कौन सी चट्टान, तो एक हमारे यहाँ होती है रूपांतरित चट्टान। अब जब आपकी पृथ्वी भैया लावा की स्थिति, मतलब पृथ्वी हमारी पूरा एकदम गर्म तप्त लोहे के समान थी, तो हमारी पृथ्वी कैसे एक लिक्विड में के रूप में थी, अर्थात हमारी पृथ्वी पर पूरी तरीके से क्या था भैया, लावा था। जब यही लावा आपका ठंडा हुआ तो ठंडे होने के बाद सबसे पहले जो आपकी चट्टान बनी वो कौन सी चट्टान है, तो आपकी प्राथमिक चट्टान पहले बनी कौन सी भैया, तो आपकी आग्नेय चट्टान है। ये कितने प्रकार की होती है, तो ये आप कह सकते हो भैया ये भी आपकी 2 प्रकार की होती है। एक आपकी ग्रेनाइट होती है, दूसरी आपकी कौन सी होती है, दूसरी आपकी बेसाल्ट चट्टान होती है। मतलब जो लावा आपका पृथ्वी के ऊपर आके जम गया वो आपका बेसाल्ट कहलाया, जो पृथ्वी के ऊपर किसी कारणवश नहीं जम पाया, पृथ्वी के ऊपर नहीं निकल सका, पृथ्वी के अंदर ही जम गया उन्हीं के रंध्रों में, तो आप क्या कहोगे उसे भैया, ग्रेनाइट चट्टान होगा। अब दूसरा कौन सा है, तो आपके अवसादी चट्टान जो होती है भैया, अवसादी चट्टान क्या होती है, तो इन्हीं आग्नेय चट्टानों के किससे भैया, तो इसी आग्नेय चट्टानों के आपके अपक्षय और अपर्दन से। अपक्षय अपर्दन का मतलब क्या है, इनके टूटने फूटने और एक स्थान दूसरे स्थान में बहने की वजह से, अब चाहे वो किसी जानवर के पांव से टूट जाए वो चट्टान, या किसी व्यक्तियों के, या कहीं कहीं आपके यहाँ तापमान ज़्यादा हो गया पानी बरसने लगा उसकी वजह से टूट जाए, या आपके यहाँ आंधियाँ चल रही हैं उससे एक स्थान से इसके अणु या क्रिस्टल आपके एक स्थान दूसरे स्थान में जाके इकट्ठा हो जाएं, वहाँ इकट्ठा होने से जो बनेगा भैया वो हमारा कौन सा बनेगा, तो वो हमारा बनेगी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, तो अवसादी चट्टान में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। जैसे भैया अवसादी चट्टान का एक अच्छा एग्जाम्पल आपका होता है कौन सा भैया, तो आपका कोयला होता है। और इसी कोयला से आपके अवसादी चट्टानों का और भी अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या होता है, तो अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल आपका हीरा भी होता है। हीरा के साथ साथ और कौन सा होता है भैया, इसी के साथ साथ हमारा एक एग्जाम्पल और होता है लाल बलुआ पत्थर भी होता है, जिससे आपके लाल किला वगैरह की बिल्डिंगें बनती हैं। इसी में एक आपका होता है कौन सा भैया, तो इसी में एक आपका होता है डोलोमाइट भी होता है, डोलोमाइट भी होता है। यहीं पे एक आपका होता है कौन सा, चूना पत्थर भी होता है। चूना पत्थर के बाद एक आपका दिखता है कौन सा भैया, साल्ट भी आपको दिखता है, नमक भी आपको। अब नमक ये जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमको समुद्र मिलता है, इस नमक की बात नहीं, नमक की चट्टानें जिससे आपको सेंधा नमक वगैरह जो आप लोग प्रयोग करते हो वो होता है भैया। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ कहाँ से मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं कहाँ से भैया, तो यहाँ एक होता है आपका कौन सा भैया, एक होता है बालू का पत्थर आपका हो गया, एक आपका होता है लाल बलुआ पत्थर भी होता है, लाल बलुआ पत्थर भी आपका होता है, लाल बलुआ पत्थर। इसी बलुआ पत्थर से आपके यहाँ क्या मिलते हैं भैया, तो इसी बलुआ पत्थर से आपके रूपांतरित चट्टान बनती है जिसे हम लोग क्वार्ट्जाइट भी कहते हैं। अब रूपांतरित चट्टान क्या है दोस्तों, तो आपके यहाँ देखिए जैसे कि भैया आग्नेय चट्टान थी, आग्नेय चट्टान पे अधिकतम क्या पड़ जाए, इस पे ताप पड़ जाए, या अधिकतम इस पे दाब पड़ जाए, तो इससे या ये चट्टान जो होगी अपना रूप परिवर्तित कर लेगी और ऐसी चट्टानों को हम लोग रूपांतरित चट्टान कहेंगे। जैसे भैया आपके यहाँ कौन सी चट्टान है, तो आप ग्रेनाइट चट्टान है, और ग्रेनाइट चट्टान में ज़्यादा प्रेशराइज हो गया, ज़्यादा दाब पड़ गया, तो कौन सी चट्टान बन जाएगा, फिर नीस। तो नीस क्या है दोस्तों, तो नीस आपके यहाँ रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल होती है। नीस के साथ साथ दूसरा ग्रेनाइट के साथ दूसरा हमारा कौन सा था, दूसरा था हमारा बेसाल्ट चट्टान। अब बेसाल्ट चट्टान पे अत्यधिक ताप दाब पड़ जाए तो यहाँ पे कौन सी चट्टान हो जाएगी, ये आपकी शिस्ट हो जाती है। और एक आपका होता है कौन सा, तो एक आपका होता है चूना पत्थर हो जाए, चूना पत्थर या बखड़िया जो इसे हम लोग कहें चूना पत्थर हो जाए, इसी के साथ साथ आपका भैया डोलोमाइट मिल जाता है। और इन्हीं दोनों के मिलने से आपके यहाँ एक नया पत्थर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या भैया, जिसे हम लोग संगमरमर कहते हैं। और एक आपका होता है एग्जाम्पल कौन सा, एक आपका क्वार्ट्जाइट का एग्जाम्पल भी होता है कि आपका जो आपका बलुआ पत्थर है
इसी से एक पत्थर बनता है आपका कौन सा दोस्तों, तो आपका बनता है क्वार्टजाइट बनता है। तो सारे आप किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये आपके रूपांतरित चट्टान, मतलब आग्नेय चट्टानों के ताप दाब अधिक होने से रूपांतरित चट्टान और अवसादित चट्टानों के ताप दाब अधिक होने से भी रूपांतरित चट्टान बनती है। जैसे आपके यहाँ ये भैया चूना था, ये डोलोमाइट, दोनों क्या थी, आपकी अवसादित चट्टान थी। ताप दाब पड़ा, कौन सी चट्टान बन गई, रूपांतरित, और नाम क्या पड़ा उसका, संगमरमर। जैसे डोलोमाइट क्या है, तो आपका बलुआ पत्थर क्या था, अवसादित चट्टान, और ये बाद में बन गया क्वार्टजाइट, क्या हो गया आपका, रूपांतरित चट्टान होता है। ये आपकी चट्टानों के प्रकार होते हैं भैया, आपके एग्जाम्पल में डायरेक्टली पूछ गया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या है भैया कि आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है। ए ऑप्शन में क्या था कि आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाएगा। तो आप सोचिए भैया कि आपके यहाँ, चूंकि ये आपके यहाँ मान लीजिए कि ये आपका कोई ज्वालामुखी पहाड़ है और यहीं से आपके यहाँ निकल क्या रहा है, यहीं से आपके निकल रहे हैं भैया लावा, और इस लावा के निकलने से आपके यहाँ पे जो लावा गर्म होके सॉरी ठंडा होने के बाद लावा जहाँ जमेगा तो यहाँ पे आप एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा, और ऐसे जो भी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाएंगी उनमें आपके यहाँ परत नहीं पाई जाएगी, वो आपके पूरा का पूरा एक बार में आपका जमेगा। तो आपके यहाँ क्या होता है भैया कि आग्नेय चट्टानों में परतों का अभाव होता, तो आप कह सकते हो भैया बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन कि परतों का अभाव पाया जाता है। और शादी में तो इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, इसमें परतें पाई जाएंगी। जैसे मिट्टी आपके यहाँ हवाओं से कोई चट्टानों कण आपके उड़े और उड़ के जाके एक स्थान पे जमे, आज उड़े 2 साल के बाद फिर से उड़ेंगे, फिर से वहां पे जाके जमेंगे, तो वहां परतों का निर्माण होगा। अगला क्या है भैया कि इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाएंगे, मतलब इन चट्टानों को अगर आप तोड़ोगे तो छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में ये टूटेंगे, मतलब आपका दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा क्या है कि इन चट्टानों में जीवावशेष पाए जाते हैं, और सॉरी जीवावशेष का अभाव पाया जाता है, मतलब क्या इसमें जीवावशेष नहीं पाए जाते, तो भैया बिल्कुल सही है कि इसमें जीवावशेष नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे, तो आते थोड़ा समझते हैं। जैसे भैया देखिए कि आपके यहाँ चूंकि आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे हो रहा है, लावा से हो रहा है। अब आप ये समझो कि लावा आपका किस स्थिति में है, गर्म स्थिति में। अब जिस भी, जैसे मान लीजिए कहीं जंगल में यहाँ पे कोई भी वनस्पति या कोई भी जीव आपका रहा होगा, क्या वो इस लावा में बचा होगा, तो आपका आंसर होगा भैया नहीं बचेगा, क्योंकि लावा का तापमान इतना ज्यादा होगा कि इसी में क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि इसमें आपके जीवों के कोई भी अवशेष नहीं हाँ, एक क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछे कि भैया क्या आग्नेय चट्टानों में खनिज पाया जाएगा, तो बिल्कुल पाया जाएगा खनिज। जैसे आपके यहाँ सोना हुआ कि सोना पाया गया, सोना गल गया तापमान अधिक होने के बाद, फिर से जब वह ठंडी होगी चट्टान तो फिर से सोना अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा भैया, तो आपका तीसरा भी सही है। और पूछ कौन सा रहा, तो पूछ आपका असत्य वाला रहा है, कौन सा असत्य है। अगला है भैया डी वाला, किन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, तो इन चट्टानों में भैया जोड़ नहीं पाए जाते, क्योंकि चट्टानें आपकी एक बार में बनती हैं, और जो चट्टानें बार बार बनती हैं उनमें आपको जोड़ दिखाई देते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा भैया, तो आपका ऑप्शन होगा डी। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जा सकता है कि भैया भूकंप आने पे सबसे ज्यादा नुकसान किन चट्टानों को होता है, या किन चट्टानों वाले घरों को होता है, किन चट्टानों वाले पहाड़ों को होता है। तो आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा भूकंप आने की स्थितियों में आपके यहाँ सबसे पहले आग्नेय चट्टानें आपकी टूटती हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि लावा से ठोस निर्मित चट्टानें होती, तो इसमें आपकी क्रैक जल्दी होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा भैया इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, अर्थात क्या है, नहीं पाए जाते हैं। तो आपको असत्य बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये बताना आप लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभच्छी के नाम से या हिमभच्छी पवन के नाम से जानी जाती है, कौन सी पवन हिमभच्छी पवन के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं पवन या हवा के बारे में, या पवन जो आपकी होती है। अगर हम लोग भारत के पवन की बात करते हैं तो आपके भारत में प्रमुख पवन होती है आपकी लू चलती है। कहाँ पे चलती है प्रमुख रूप से, तो आपके राजस्थान के क्षेत्रों में या उत्तर भारत के क्षेत्रों में चलने वाली पवनों को हम लोग लू कहते हैं। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, जो आपका पहला है भैया ऑप्शन क्या है, सिराको पवन, दूसरा क्या है चिनोक पवन, तीसरा क्या है फान पवन, चौथा है आपका हरमट्टन पवन। अब जो आपकी सिराको पवन होती है ये कहाँ चलती है भैया, तो ये आपके यहाँ चलती है कहाँ से, तो ये आपके यहाँ अफ्रीका के क्षेत्रों से शुरू होती है। अफ्रीका व आप कह सकते हो कहाँ पे चलने वाली पवन होती है भैया, तो आपके यूरोप में। और अफ्रीका में भी कहाँ चलती है, तो इस पवन का उद्गम स्थान जो आपका होता है
वो आपका होता है सहारा मरुस्थल का क्षेत्र। कि सहारा मरुस्थल से यह कैसी पवन होती है, यहाँ पे गर्म पवन होती है और यहाँ से अपने साथ में रेत या बालू के क्रिस्टल भी लेके उड़ती है और जब वह यहाँ से यात्रा करते हुए आपके उत्तर की ओर बढ़ती है और कौन सा महासागर इसे मिल जाता है, इसे भूमध्य महासागर मिल जाता है। तो भूमध्य महासागर से ये नमी को सोख लेती है और नमी को सोखने के बाद जब यूरोप में प्रवेश करती है तो यूरोप में भैया एक देश है यहाँ पर कौन सा, इटली। और इटली में इस हवा में चूंकि क्रिस्टल आपके किसके हैं भैया, तो क्रिस्टल आपकी अत्यधिक मात्रा में आपके पड़े हुए होते हैं सहारा मरुस्थल रेगिस्तान के। तो इस वजह से इस वर्षा से जो रंग होता है, इस वर्षा जो वर्षा होती है, किस रंग की वर्षा होती है भैया, लाल रंग की वर्षा होती है। या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग ब्लड रेन के नाम से भी जानते हो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्लड रेन कहाँ होती है, तो आपके यहाँ इटली में होती है। किस हवा से होती है, तो आपके यहाँ सिराको पवन से होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर आपसे पूछ रहे भाई चिनूक पवन कहाँ के है, तो चिनूक पवन आपको पता होगा भैया, एक आपका हेलीकॉप्टर भी है जो भारत के पास है। किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो यूएसए में आपकी एक कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपकी राकीज पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसी पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी छोर से एक गर्म पवन चलती है जिसे नाम क्या कहा था, जिसे आप क्या कहा जाता है भैया, चिनूक। अब आपके यहाँ ठंडी के मौसम में चूंकि आर्कटिक के काफी पास क्षेत्र है तो वहाँ पे आपको बर्फ अत्यधिक जमा होने के कारण वहाँ पे कृषि नहीं हो पाई। तो उस दौरान होता क्या है कि वहाँ पे आपकी चिनूक पवन जब चलने लगती है तो ये जो आपकी चूंकि गर्म पवन है तो ये क्या करती है भैया, ये आपके बर्फ को पिघला देती है और बर्फ को पिघला देती है जिससे वहाँ पे मौसम जो आपका होता है सुहाना होता है या आपके यहाँ कृषि करने योग्य जमीन आपको दिखाई देने लगती है। इसलिए इस पवन को हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया, इसे हम लोग बर्फ भच्छी पवन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी पवन है, बर्फ भच्छी पवन है। अगला कौन सा है भैया, फान पवन कहाँ का है, फान तूफान कहाँ का है, फान पवन। तो फान पवन अगर आपसे पूछेगा भैया तो फान पवन आपके यहाँ स्विट्जरलैंड के क्षेत्रों में चलने वाली एक प्रमुख पवन होती है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के क्षेत्रों में भी चलती है। ये भी कैसी पवन है भैया, तो ये भी आपकी एक प्रकार की गर्म पवन है। इससे क्या होता है, तो ये क्षेत्र भी आपकी आर्कटिक के काफी पास होता है, ठंडा क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे जब ये पवन चलती है तो यहाँ भी आपके यहाँ जो मौसम आपको एक आप कह सकते हो भैया बर्फीला मौसम बना होता है, वो बर्फ के पिघलने के बाद सुहाना मौसम हो जाता है और आपके यहाँ लगातार धूप निकलने लगती है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में जो आपके यहाँ अंगूर की कृषि होती है, अंगूर की जो कृषि हो रही होती है, तो अंगूर की फसल के पकने में बहुत बड़ी सहायता करती है आपकी कौन सी पवन, तो उसका नाम आपके यहाँ होता है फान पवन। हरमट्टन पवन कहाँ चलते हैं भैया, तो हरमट्टन पवन आपके यहाँ चलते किस क्षेत्रों में, तो आपके यहाँ गिनी के तटवर्ती क्षेत्रों में चलती है, जो अटलांटिक महासागर से होकर चलती है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ये भी कैसी पवन है भैया, ये भी आपके यहाँ गर्म पवन है। इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो इन मौसम में आपके यहाँ जो नमी में आपके यहाँ कह सकते हो वायु में जो आर्द्रता भरी रहती है उस आर्द्रता को समाप्त करता है, अर्थात लोगों में जो उमस भरी गर्मी होती है उमस भरी गर्मी को कम करती है ये हवा। इसलिए इस हवा को हम लोग किस नाम से भैया, इस हवा को हम लोग डॉक्टर हवा के नाम से जानते हैं। कहाँ चलने वाली प्रमुख हवा होती है, तो ये आपकी अफ्रीका में चलने वाली प्रमुख हवा होती है। अब आते हैं हम लोग अपने ऑप्शन भैया कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभच्छी पवन के नाम से जानी जाती है, तो आपको बताएं भैया ये पवन है आपके हिमभच्छी पवन कौन सी, चिनूक, जो यूएसए में चलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके यहाँ ज़ेलियांग सांग आंदोलन, ये आंदोलन आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी इसको हम लोग लाए क्यों भैया, तो ये क्वेश्चन आपके बार आने में चांसेस आपके यहाँ ज़्यादा बन रहे हैं। रीज़न क्योंकि आपके यहाँ अभी हाल ही में मैतेई समुदाय के द्वारा जो भी कुछ घटनाएं की गई थी मैतेई और कोकी समुदाय के विरोध के कारण, आपके मणिपुर में जो अभी एक जनजाति विद्रोह जो आपके हो गए थे आप कह सकते थे, तो उन्हीं विद्रोहों के मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है भैया, तो जेलियांग सांग आंदोलन कहाँ का है, मणिपुर का है, का नेतृत्व करने वाली गॉर्डिन लियू, कौन भैया, गॉर्डिन लियू को किसने नागाओं की रानी कहा था। मतलब आपसे संबंध ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं आपकी नागालैंड से संबंधित महिला हैं। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है भैया आपके यहाँ, एक आपके होते हैं स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम होता है जादो नाग। क्या नाम होता है दोस्तों,
तो उनका नाम होता है जादो नाग। जादो नाग। समय कब की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो भैया 1931 के दशक की चर्चा कर रहे हैं कि जब आपके भारत में गांधी इरविन समझौता हुआ था, आपके भारत में भगत सिंह को फांसी दी गई, आपके भारत में चंद्रशेखर आजाद जी को गोली लगी है, चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए। तो उस दौरान आपके भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी बहुत जोर शोर पे चल रही थी। उसी दौरान आपके नागालैंड मणिपुर के क्षेत्रों में एक आपके क्रांतिकारी नेता जो थे जादो नाग जी, वो ब्रिटिशों को भगाने का फुल जोर प्रयास कर रहे थे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, एक बड़े आंदोलन को करने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान होता क्या है कि 1931 के दशक में इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है आपके मणिपुर में, और मणिपुर में इनकी गिरफ्तारी कर लिए थे। उसके बाद भैया उसी साल इनको फांसी दे दी जाती है। किस लिए? तो ये जो आंदोलन की तैयारी करते थे, आंदोलन कर रहे थे, उसमें इनको फांसी दे दी जाती है। और इनकी एक शिष्या होती है, या आप कह सकते हो कि इनके साथ में कार्य करने वाली एक 13 वर्ष की बालिका होती है, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है आपके यहाँ गॉर्डन लियू। क्या नाम होता है दोस्तों? जिसका नाम आपके यहाँ होता है गॉर्डन लियू। और ये महिला जो अपने गुरुजी की हत्या के बाद में ये महिला इस क्रांति का या ब्रिटिशों को भगाने के लिए जो भी आपके भारत में आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलन का नेतृत्व करने लगती है। और नेतृत्व करने के परिणाम स्वरूप ये लोग पुनः 1932 में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे और एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और उसी आंदोलन के दौरान आपके यहाँ गॉर्डन लियू को भी क्या कर लिया जाता है भैया सरकार के द्वारा? तो सरकार द्वारा आपके यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इतने बड़े आंदोलन को ये प्रेरित कर चुकी थी क्योंकि इन्हें गुरु जी की हत्या के कारण आपके मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्रों की पूरी जनजातियां या पूरा जो मानव या जो आपके मानव समुदाय था, सब एक हो चुका था ब्रिटिशों को भगाने के लिए। तो उसी दौरान भैया आपके यहाँ एक नेता होते हैं, कौन? तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी। कौन भैया? तो आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। इन्हें किसकी संज्ञा दी? इन्होंने इन्हें नागाओं की रानी कहा था। क्या कहा था भैया? नागाओं की रानी कहा था। किसे? तो गॉर्डन लियो जी को। अब इनकी क्या होती है भैया? 1932 में इनकी गिरफ्तारी होती है। फिर बाद में चूंकि नाबालिग स्थिति में रहती हैं, इनको पुनः ब्रिटिश सरकार आगे अब कभी भी इनको छोड़ेगी ही नहीं जेल से। अब ये जेल से भैया कब? तो जब आपका देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद भैया होती है इनकी रिहाई। कब? तो ये जब रिहा होते हैं, तो कब रिहा होते हैं? तो आपके स्वतंत्र भारत में रिहा होते हैं। तो इनका उपनाम खूब पूछा जाता है, क्या? नागाओं की रानी। तो नागाओं की रानी इन्हें किसने कहा था? तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें नागाओं की रानी कहा था। अबुल कलाम आज़ाद की क्या विशेषता है भैया? तो अबुल कलाम आज़ाद जी आपके भारत में कांग्रेस के पहले कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष आपके थे। कौन भैया? तो आज़ाद जी कब बने थे? 1923 में। कौन से अधिवेशन में? तो आपके दिल्ली अधिवेशन में। पटेल जी क्या विशेषता है भैया? तो 1931 अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इन्होंने किसकी मांग की थी पहली बार? तो इन्होंने पहली बार आपके फंडामेंटल राइट की या मूल अधिकारों की मांग की थी। महात्मा गांधी जी क्या थे भैया? तो महात्मा गांधी जी की विशेषता ये थी कि 1924 अधिवेशन में इन्हें कहाँ का? तो इन्हें बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। जो बेलगांव अभी कहाँ पड़ता है? तो आप कर्नाटक है, जो एक विवाद का कारण भी है। गांव किसके किसके बीच भैया? तो आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद का कारण है। क्योंकि यह स्थान कहाँ पे है? कर्नाटक में। वहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं वो आपकी महाराष्ट्रियन या मराठी भाषा बोलते हैं। तो इसलिए मराठी आप कह सकते हो महाराष्ट्र इसके ऊपर अपना दावा पेश करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा भैया? जवाहरलाल नेहरू। अबुल कलाम आजाद से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वह कौन से व्यक्ति थे जो आपके भारत में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के आप क्या बने थे भैया? तो वहां पे आपके बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। कब से कब तक? तो 1940 से लेकर के 1945 जो आपके विश्व युद्ध का दौर था, उस दौरान आपके यहाँ अबुल कलाम आजाद जी ही क्या बनते हैं भैया? अध्यक्ष के पद पे रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कि बंगाल विभाजन जो आप लोगों को पता ही होगा भैया, बंगाल विभाजन ही वो देन है किसकी? तो कर्जन की देन है, जिसकी वजह से आज हमारा भारत 3 भागों में बट गया है। किसमें किसमें? तो आपके यहाँ बांग्लादेश में बटा, आपके यहाँ इंडिया में बटा, और आपके यहाँ बटा किसमें? पाकिस्तान के रूप में। 1947 में 2 बटे कि आपके यहाँ भारत और पाकिस्तान, और 1971 के दशक में आपके उसी में से बांग्लादेश ही बट गया। तो होता क्या है भैया? तो आपके यहाँ समय होता है 1905 ईस्वी का शासनकाल। और इस समय आपके वायसराय कौन होते हैं भारत के? तो आपके लॉर्ड कर्जन होते हैं।
कर्जन पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पे देश को बांटा, या आप कह सकते हो उसने कहा था कि भैया हम किस लिए बांटना चाहते हैं, हम बांटना तो चाहते हैं देश को अपने यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ठीक बातें क्या कि सांप्रदायिकता के आधार बांटना जाता था। तो हुआ क्या भैया कि इसकी 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा भैया बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी आपके यहाँ 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। भारत में इसके लिए विद्रोह कब हुए भैया, तो भारत में इसके लिए विद्रोह शुरू हो गए चूंकि प्रारंभ में लोगों को पता ही नहीं चला कि ये किस आधार पे किस लिए बांटा जा रहा है। तो इसके आपके यहाँ विद्रोह शुरू हो गए थे आपके यहाँ 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। और लोग यहाँ पे क्या किए भैया, तो यहाँ पे कहा गया है भैया कि लोगों ने आपकी कपड़ों की होलियां जलाई और यहीं पे स्वदेशी शब्द का या स्वदेशी आप कह सकते हो कि स्वदेशी चीज़ों या आपके विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने लगे थे लोग। कहाँ पे, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। फिर आपके यहाँ क्या हुआ भैया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो विभाजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बंगाल का विभाजन आपके यहाँ होता है भैया कब, तो आपके यहाँ होता है 16 अक्टूबर को। कब होता है, तो आपके यहाँ बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कर दिया जाता है। किस रूप में, तो एक भाग आपका बढ़ता है पूर्वी बंगाल और दूसरा भाग आपका बढ़ता है कौन सा, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल जो था ये आज हमारा राज्य पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी वाला क्षेत्र। और जो पूर्वी बंगाल था इसकी राजधानी ढाका रहती है और उसकी राजधानी यहाँ पे कोलकाता रहती है। और यही पूर्वी बंगाल बाद में भैया 1971 में इंदिरा जी के शासनकाल में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बनता है बांग्लादेश, जहाँ पे विद्रोह मचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आंतरिक कलह की वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा है देश के बाहर। ये क्वेश्चन था भैया बंगाली विभाजन से। अब इस बंगाली विभाजन का जो विद्रोह कर रहे थे वो आपके कौन भैया, तो आपके एक नेता थे कौन, तो आपके नरमपंथी विचारधारा के एक नेता होते हैं जिनका नाम क्या होता है, तो नाम होता है उनका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कौन भैया थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी फुल जोर से पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में इसका विद्रोह कर रहे थे। यहाँ से सुरेंद्र नाथ बनर्जी से एक क्वेश्चन और पूछता है भैया कि इन्होंने ही आपके यहाँ किसकी स्थापना, किसका नामकरण किया था, तो INU। कांग्रेस का प्राचीन नाम क्या था, तो इंडियन नेशनल यूनियन था। क्या था भैया, तो इसका नाम था आपके यहाँ इंडियन नेशनल और क्या नाम था, यूनियन, कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसे जाना जाता था। किस नाम से भैया, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में इसी का नाम क्या पड़ा, बाद में इसी का नाम पड़ा था आपके यहाँ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या आप कह सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये नाम किन्होंने दिया था, तो ये नाम दिए थे आपके सबसे वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी जी ने। कौन दिया था भैया, तो ये नाम दिया था आपके यहाँ दादा भाई नौरोजी जी ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं आपके यहाँ, जैसे नाम आप लोग यहाँ पे देखते हो भैया, किसका नाम देखते हो, जैसे आप लोग यहाँ पे अरुणा आसफ अली का नाम देखते हो, तो अरुणा आसफ अली से आपके यहाँ देखते हो, तो अरुणा आसफ अली आपके यहाँ कहाँ की भैया, तो आपके यहाँ इनका, ठीक है, ये आपके यहाँ जो अरुणा आसफ अली इनका नाम जो एक्चुअल में होता है वो आपके अरुणा गंभीर होता है, ठीक है, और अरुणा गंभीर के नाम से इन्हें जाना जाता था। और ये आपके यहाँ मुंबई में इनका जन्म होता है। और यह महिला भैया आपके यहाँ कब, तो 1942 ईस्वी में जब आपके यहाँ ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, तो उसी ऑपरेशन जीरो आवर के बाद जब बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आगे आपके यहाँ जब बड़े नेता कोई नहीं होते हैं तो अरुणा आसफ अली जी भारत छोड़ो आंदोलन क्या करते हैं भैया, नेतृत्व करती हैं। कहाँ का, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करती हैं, या आप कह सकते हो भारत छोड़ो आंदोलन की। भैया ये महिला आपके यहाँ कहाँ पे, तो यही महिला आपके यहाँ ग्वालियर टैंक मैदान, कहाँ पे है, मुंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में, जहाँ पे महात्मा जी ने सबसे लंबा भाषण दिया था आपके यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और यहीं पे इन्होंने नारा लगाया था क्या भैया, करो या मरो का नारा लगाया था। यहीं भैया आपके भारत का झंडा या भारत का फ्लैग थामने वाली कौन महिला होती है, तो वो होती है आपके यहाँ अरुणा आसफ अली। और इसी 1942 में एक महिला का नाम और आप लोग याद रखिए, कौन भैया, मतंगिनी हजारा, जो आपके यहाँ बंगाल के क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही होती हैं। और इन्हीं को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, इन्हीं को आपके यहाँ बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आपको बूढ़ी गांधी भी लिखा मिलेगा, क्योंकि बांग्ला भाषा में इसी को बूढ़ी गांधी के बजाय आपको क्या लिखा मिलता है भैया, तो आपके यहाँ बूढ़ी गांधी मिलेगा। तो बूढ़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, तो आपके यहाँ मतंगिनी हजारा को जाना जाता था।
और सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे भैया, तो आपके 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी किसी कांग्रेस की, एक बार 1938 में चुने गए थे, दोबारा 1939 में, और 1939 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था कौन से अधिवेशन में, तो त्रिपुरी अधिवेशन में। फिर कौन बना था अध्यक्ष, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सी आर दास कौन थे भैया, तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी के राजनैतिक गुरु थे। कब ये अध्यक्ष बने थे, तो 1922 ईस्वी में ये गया में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों इसका, कि बंगाली विभाजन के विरुद्ध विद्रोह कौन किया था, तो आप ऑप्शन बताएं किसको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चित्रकला शैलियों से, चित्रकला शैली से। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला आपका पिछवाल चित्र, पिछवाल है, इसी को पिछवाई भी कहा जाता है। पिछवाल चित्रकारी कहाँ की है भैया, गुजरात की है। अगला है फुलकारी कला, कहाँ की, हरियाणा की है। अगला है कलमकारी, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। अगला है आपके यहाँ मधुबनी चित्रकला शैली, ये कहाँ की है, ये आपके यहाँ होती है भैया बिहार की। अब जैसे हम लोग बात करें पिछवाल चित्रकला शैली की, तो भैया पिछवाल नहीं होता है, क्या होता है आपका, तो ये आपकी पिछवाई होती है। पिछवाई कहाँ के, तो आपके राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में की जाने वाली चित्रकला शैली होती है। अगर हम गुजरात की बात करते हैं भैया, तो गुजरात में आपके यहाँ क्या होता है, गुजरात में आपके यहाँ सत्रिया होता है, सत्रिया नहीं होता है। फिर एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे अगर बोलेगा भैया फुलकारी कहाँ पे है, तो ये है आपका फुलकारी आपका हरियाणा में होता है। अगर यहीं पे फुलकारी के बजाय आपसे दोस्तों पूछ ले कौन सा, अगर आपसे यहीं फुलवारी पूछ ले, तो फुलवारी कहाँ होता है, तो फुलवारी आपके यहाँ होता है दोस्तों पंजाब के क्षेत्रों में की जाने वाली एक प्रमुख चित्रकला शैली होती है। कलमकारी कहाँ होती है, तो ये आपके यहाँ आंध्र प्रदेश, ये आपका बिल्कुल सही है। फुलकारी कहाँ पे है, तो ये आपके हरियाणा में है। और इसी पे आपके यहाँ आंध्र प्रदेश के बगल में ही एक राज्य आपका पड़ता है, कौन सा, ओडिशा राज्य। यहाँ पे आप कौन सी होती है, तो यहाँ पे आपकी पटकला होती है। पटकला चित्रकला शैली कहाँ पे भैया, तो पटकला चित्रकला शैली, या यहीं पे आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, सौरा जनजाति भी होती है, और सौरा भी क्या होती है, सौरा आपके यहाँ होती है चित्रकला शैली भी। अगर यहीं पे आपके यहाँ पूछ ले भैया कौन सा, फण, एक आपसे पूछा था खूब फण, और इसी के साथ आपके यहाँ किवाड़ पूछ ले, फण और किवाड़, तो ये कहाँ की चित्रकला शैली है, तो ये आपकी प्रमुख रूप से राजस्थान के क्षेत्रों में क्लियर की जाने वाली चित्रकला शैली आपकी होती है कौन सी, तो ये आपकी होती है भैया राजस्थान में फण और किवाड़। और अगर यहीं पे आपसे दोस्तों कौन सा पूछ ले, कोलम पूछ ले, कोलम मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके यहाँ, कहाँ पूछी जाती, कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है आपके यहाँ कौन सा, कोलम चित्रकला शैली। अगर यहीं पे आपके यहाँ एक पूछा था भैया कौन सा, कसूती चित्रकला शैली, तो कसूती चित्रकला शैली कहाँ की प्रमुख फेमस है, तो आप यहाँ कर्नाटक। यहीं पे एक प्रमुख जनजाति भी होती है कौन सी, आपकी प्रमुख रूप से भारतीय जनजाति आपके यहाँ पे कर्नाटक में पाई जाने वाली एक प्रमुख चित्रकला शैली आपकी होती है। यहीं पे एक आपके यहाँ पूछा जाता है कौन सा भैया, आपकी अल्पना चित्रकला शैली, कहाँ की अल्पना, तो ये आपका होता है भैया पश्चिम बंगाल की चित्रकला शैली होती है। यहीं पे आपके यहाँ एक और पूछता है कौन सा, एक आपसे पूछा था भैया काली घाट कहाँ का है, तो काली घाट भी आप कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। यहीं पे एक आपसे पूछा था भैया एपण चित्रकला शैली कहाँ का है, तो एपण चित्रकला शैली आपकी कहाँ की भैया, तो आपकी उत्तराखंड की एपण चित्रकला शैली है। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले भैया कौन सा, पिथौरा चित्रकला शैली, तो पिथौरा चित्रकला शैली आपके यहाँ कहाँ मनाई जाती है, तो आप गुजरात में, और गुजरात के साथ साथ आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। वर्ली चित्रकला शैली कहाँ पे है, तो वर्ली चित्रकला शैली आपके यहाँ कहाँ की है, तो ये आपके यहाँ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में होती है। अगर यहीं पे आपसे यहाँ पूछ ले कौन सा भैया, एक आपके यहाँ सुजनी होता है कौन सा, एक आपके यहाँ सुजनी भी होता है, सुजनी चित्रकला शैली कहाँ की है, तो सुजनी चित्रकला शैली आपके यहाँ बिहार की एक प्रमुख चित्रकला शैली होती है। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले अपने प्यारे उत्तर प्रदेश का भैया कौन सा, कि चौक पूजना, तो चौक पूजना भी क्या होता है भैया, तो ये आपके यहाँ उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख चित्रकला शैली आपकी होती है कौन सा, तो आपके उत्तर प्रदेश। तो इतना याद करिए, बाकी ऐसे धीरे धीरे आपको सारे याद करा दिए जाएंगे। अगला है कौन सा है भैया, मधुबनी कहाँ का है, तो मधुबनी है आपके यहाँ बिहार की एक चित्रकला शैली जो आपके दीवारों पे की जाने वाली एक चित्रकला शैली है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा भैया कौन सा,
फुलवारी आप कहाँ, फुलकारी बोलेगा तो हरियाणा, फुलवारी बोलेगा तो कहाँ का है, तो फुलवारी आपका है पंजाब राज्य का है। ठीक भैया, तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, आपको बताएं भैया पिछवाल चित्रकला शैली गुजरात की नहीं है, बल्कि गुजरात की कौन सी आपकी होती है, तो गुजरात की आपके यहाँ होती है सत्रिया। सत्रिया मत कहिएगा, क्योंकि सत्रिया आपके यहाँ शास्त्रीय नृत्य होता है और सत्रिया चित्रकला शैली होती है। तो पिछवाल आपका है इसमें ऑप्शन, चूंकि क्या बोल रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपके यहाँ जो स्टैटिक के क्वेश्चन है तो आप लोग देख ही रहे होंगे भैया आपका नोटिफिकेशन आ ही गया एसएससी जीडी का, तो उसके लिए अब आपकी क्लासेस भी चलेंगी, लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगे और साथ साथ में जो है कि आपको थियरी भी कराई जाएंगे और प्लस आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे ऐसे स्टैटिक के बढ़िया से। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए और बढ़िया से भैया मेहनत कीजिए, जिससे आप लोग अपना प्लस हम लोगों का प्लस अपने माता पिता का नाम बना सकें और जल्दी से एक सरकारी जॉब ले सकें भैया, आपके समाज में या आपके क्षेत्र में आपका भी नाम हो सके। ठीक भैया, चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। अब जब हम यहाँ बात करते हैं किसके बारे में भैया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आए दिन आपको ये क्वेश्चन दिखते रहते हैं, ठीक है, आए दिन ये क्वेश्चन आपको भैया दिखते रहते हैं, कौन से, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाले। अब इन क्वेश्चन में क्या है भैया, तो इस क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, यहाँ किसके बारे में चर्चा कर रहा है, संस्थापक के बारे में चर्चा कर रहा है। ऑप्शन क्या है भैया, जेम्स द्वितीय, सर जेम्स मैकिन्टॉश, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स। अब हम लोग पहले समझते हैं भैया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है क्या चीज। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वो दौर आपके यहाँ होता है कब का, लगभग 1784 ईस्वी का शासनकाल होता है, जब आपके भारत के गवर्नर होते हैं, उस गवर्नर जनरल होते हैं उस समय कौन भैया, क्योंकि गवर्नर जनरल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1773 के बाद आपके यहाँ पद कौन सा आ गया था, गवर्नर जनरल का पद आ गया था, कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो कब का समय होता है भैया, 1784 ईस्वी का समय। और इसी समय आपके यहाँ कौन होता है गवर्नर, तो आपके यहाँ होते हैं वारेन हेस्टिंग्स होता है। कौन होता है भैया, तो वारेन हेस्टिंग्स होता है। इसी के शासनकाल में एक ब्रिटिश व्यक्ति होता है, कौन सा, सर विलियम जोन्स, नाम फेमस है, याद कर लीजिएगा, क्या नाम है भैया, तो सर विलियम जोन्स। और सर विलियम जोन्स की अध्यक्षता में बंगाल या कलकत्ता में एक स्थापित की जाती एक संस्था, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है आपके यहाँ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल होता है। इस संस्था का मुख्य कार्य क्या था भैया, तो इस संस्था का मुख्य कार्य था कि आपके भारतीय जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का, चूंकि हमारे ग्रंथ ज्यादा संस्कृत भाषा या बांग्ला भाषा या किसी तमिल भाषा में लिखे गए थे, तो यह कहा गया था कि भारतीय जो ग्रंथ हैं इन ग्रंथों का इंग्लिश भाषा में क्या किया जाएगा, तो अनुवाद किया जाएगा। और इसके अंतर्गत आपके यहाँ सबसे पहले 4 पुस्तकों का अनुवाद हुआ था। कब कब हुआ था, कौन कौन सा, तो सबसे पहले हुआ था भैया आपके यहाँ किसका, भागवत गीता का हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1784 ईस्वी में किया गया था। दूसरा आपके यहाँ किसका होता है भैया, दूसरा होता है आपके यहाँ हितोपदेश का किया गया था। और हितोपदेश किस भाषा में, बांग्ला भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। कब इसका किया गया, तो इसके 2 साल के बाद कब होगा, 86 में। और ये आपके यहाँ हितोपदेश के लेखक कौन है भैया, तो इसके लेखक आपके होते हैं नारायण पंडित। कौन होते हैं, आपके नारायण पंडित होते हैं, जो बंगाल के होते हैं। और इसका जो था भैया, इन दोनों का आपके यहाँ इसी एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के एक सदस्य थे, जिनका नाम होता है चार्ल्स विल्किंस। क्या नाम होता है दोस्तों, तो इनका नाम होता है चार्ल्स विल्किंस। इनके द्वारा इन 2 पुस्तकों का इंग्लिश भाषा में अनुवाद। इसके बाद 2 पुस्तकें और कौन कौन सी थी, तो 2 पुस्तकें होती हैं आपके यहाँ। एक पुस्तक होती है आपके यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम, किसकी पुस्तक है, तो आपके यहाँ कालिदास की पुस्तक है। इसका भैया कब अनुवाद किया गया था, तो इसका 1789, इसके 3 साल के बाद। आपको कैसे याद करना है, 84 में स्थापित हुआ तो इसके साल पहली पुस्तक, फिर कितने साल लगे, 2 साल के बाद दूसरी पुस्तक, फिर 3 साल के बाद तीसरी पुस्तक, फिर 3 साल के बाद आपके यहाँ आ जाए कौन सा भैया, तो आपका आ जाएगा एक पुस्तक गीत गोविंद। किसकी पुस्तक है, जयदेव की पुस्तक है। और कब भैया, 1792 में। कितने साल का गए, 3 साल गए। तो पहले 2 का साल गए, फिर 3 साल का, फिर 3 साल गए।
और इन 2 पुस्तकों का भैया कौन किया था, तो इसके अध्यक्ष किए थे कौन, सर विलियम जोन्स किए थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके यहाँ कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इसको भैया रट लीजिएगा और बढ़िया से इसको याद करिएगा। तो आते हैं हम लोग अपने ऑप्शन पे, क्या था भैया, तो क्वेश्चन था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो आप किसका नाम बताएंगे, सर विलियम जोन्स थे। वारेन हेस्टिंग्स कौन था उस समय, तो आपका गवर्नर जनरल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इतालवी, आपको कहीं कहीं हिस्ट्री वाले लैंग्वेज में आपको इटली को क्या क्या कहता हुआ मिलेगा, इतालवी भी मिलेगा, ठीक है। तो इतालवी यात्री निकोलो दा कोंटी, जिसे हम लोग निकोलो कोंटी भी कहते हैं, 1420 से 1421 ने किस विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो आपको पता है भैया कि जो इटली का यात्री था निकोलो कोंटी, ये विजयनगर साम्राज्य में या संगम वंश के शासनकाल में आपके यहाँ भारत की यात्रा किया था। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भैया, पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, तो आप नाम बता दो किसका भैया, हरिहर बुक्का को। कौन किया था, हरिहर बुक्का। कैसा साम्राज्य था ये, तो किस वंश के थे ये दोनों आपके यहाँ संगम वंश के थे। कैसा साम्राज्य था भैया, तो ये आपका हिंदू साम्राज्य था। और इसी के साथ एक और साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, वो कैसा था, वो आपका मुस्लिम साम्राज्य था। अब इसमें भैया क्या होता है, तो इन्हीं के शासनकाल में आपके यहाँ कौन सा, तो संगम वंश के शासनकाल में एक राजा होते हैं, आपके नाम क्या होता है उनका, तो उनका नाम होता है देवराय प्रथम। और इन्हीं देवराय प्रथम के शासनकाल में आपके यहाँ कौन भैया, तो निकोलो कोंटी या निकोलो दा कोंटी कहा जाता है इसी को, निकोलो कोंटी इनके शासनकाल की यात्रा पे आया था। और दूसरा एक व्यक्ति इन्हीं के बाद जो शासक बनते हैं आपके देवराय द्वितीय के शासनकाल में आपके यहाँ एक व्यक्ति आता है भैया, नाम क्या होता है, तो नाम होता है अब्दुल रज्जाक। क्या नाम होता है, अब्दुल रज्जाक। कहाँ का यात्री था ये, तो ये एक फारसी था, आपके भारत में आया हुआ था विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर। और इसी के साथ आपके यहाँ विजयनगर में जब आप आगे चलते हो भैया, तो आपके यहाँ तुलुक वंश में आपको एक दिखाई देते हैं दो, कौन कौन से, तो एक आपके राजा कृष्णदेव राय का शासनकाल होता है, और वहां पे उनके शासनकाल में भी 2 आपके पुर्तगाली नागरिक आते हैं। क्या नाम होता है, तो एक का नाम होता है आपके यहाँ डामिंगो पायस। क्या नाम होता है भैया, डामिंगो पायस। दूसरे का नाम होता है आपके यहाँ बारबोसा। ये दोनों कहाँ के निवासी थे, तो ये दोनों आपके यहाँ पुर्तगाली निवासी थे, पुर्तगाल के थे। और किसके राज दरबार में आए थे, तो आपके विजयनगर साम्राज्य में आए थे भैया राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में। वही कौन से, तेनाली रामा वाले, ठीक है। कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तो आपके तुलुक वंश के थे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर देखिए भैया, ये तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा देवराय प्रथम, जो किसकी बात कर रहा है, निकोलो कोंटी। कहाँ का निवासी था ये, तो ये आपका इटली का निवासी, ये तो आपका यहाँ होता है। इसके साथ भी आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हुए, कौन से विदेशी आपकी भारत पे यात्रा पे आए थे, अब उसमें कौन कौन से आते हैं ये भी आपको बता दें। जैसे भैया अगर आप देखें किसका शासनकाल प्रारंभ में, तो चंद्रगुप्त का शासनकाल। चंद्रगुप्त कौन से वाले, चंद्रगुप्त मौर्य वाले। इनके शासनकाल में एक व्यक्ति आया था भारत, जिसका नाम होता है आपके यहाँ मेगस्थनीज। मेगस्थनीज था, कहाँ का निवासी था भैया, तो ये आपके यहाँ यूनान का था। दूसरा आपके यहाँ एक नाम सुनते हो किसका भैया, तो इन्हीं के पुत्र आपके होते हैं, नाम क्या होता है उनका, तो बिंदुसार। इनके यहाँ कौन आया था, तो इनके यहाँ एक व्यक्ति आया था आपके यहाँ डाइमेकस, नाम क्या था उसका, तो आपके यहाँ डाइमेकस आया था, डाइमेकस आया था। कहाँ का था ये भैया, तो ये आपके यहाँ फारस का था, या आप कह सकते हो यूनान का था, सॉरी हाँ फारस ही कह सकते हो, यूनान भी कह सकते हो, क्योंकि यूनानी लिखिएगा ज़्यादा बेटर रहता है। कहाँ का था भैया, ये भी आपका यूनानी था या फारसी था। अगला क्या होता है, तो अगला एक आप लोग और सुनते हो किसके शासनकाल में, तो आपके यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किस वंश के थे, गुप्त वंश के। इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से। इनके यहाँ कौन आया था, तो इनके यहाँ एक आया चीनी यात्री फाहयान। कौन था ये, चीनी यात्री फाहयान। कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने, फूको की पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक का नाम है इसकी, तो इसकी पुस्तक का नाम भैया फूको की, ये रहेगा ना। अगला आपके यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक नाम और आप लोग याद करना है भैया किसका, तो आपके राजा हर्षवर्धन। कहाँ के राजा, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। इनके यहाँ एक यात्री आपके यहाँ आया था जिसे हम लोग वैन सांग के नाम से जानते हैं। कहाँ का था भैया, तो आपके चीन का ही था ये भी।
और एक क्वेश्चन आपके यहाँ और भी पूछे जाते हैं। इसके बाद भी आपके यहाँ मुगल वंश में आपके 2 लोग आए थे, किसके समय? तो आपके राजा जहांगीर के समय आया था। जहांगीर के समय कौन आया था? तो एक आपका आया था कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस आया था। कब आया था भारत में? तो ये आपके यहाँ आया था भैया 1608 ईस्वी में। और इसने ही आपके यहाँ सबसे पहली बार किसकी स्थापना करने की मांग की थी? तो आप एक कंपनी की मांग की थी। और इसी को जहांगीर ने क्या कहा था? इसी को जहांगीर ने एक उपाधि प्रदान की थी, जिसका नाम क्या कहा गया था भैया? तो जिसे कहा गया था आपके यहाँ इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? तो आपके यहाँ इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। इसके बाद आपके यहाँ महमूद गजनवी वगैरह के साथ अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, बैहाकी, ये सब आपके आए थे। तो बहुत सारे श्रृंखला आपकी हो जाती है। ये सब आप लोग याद, हाँ एक यहाँ पे क्वेश्चन आपके यहाँ भूल गए हैं भैया, उसको भी अगर आप लोगों को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट आपका पूछा था, कौन सा? मार्को पोलो का, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके यहाँ। मार्को पोलो किसका आया था भैया, किसके शासनकाल में? तो ये आया था आपके यहाँ रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? रानी रुद्रमा देवी किस वंश की थी? तो ये थी आपके यहाँ काकतीय वंश की महारानी थी। किस वंश की? काकतीय वंश, दक्षिण भारत का एक वंश था। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे, तो इन सबको भैया याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो आपका कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका 1 देवराय प्रथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये स्टैटिक क्वेश्चन है भैया, मंदिर से क्वेश्चन है, मंदिर शैलियों से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है आपका कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा भैया कि ब्रह्मा का मंदिर, तो ब्रह्मा का मंदिर आपका है कहाँ पे? तो ऑप्शन 1 है, पहला उज्जैन है, दूसरा पुष्कर मेला है, तीसरा सोनपुर का मेला है, चौथा है आपका कहाँ भैया? सूरजकुंड। तो आपका ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है भैया? तो ये है आपके यहाँ पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ पड़ता है? तो ये आपके यहाँ पड़ता है अजमेर में। कौन से राज्य में? तो राजस्थान में है। अब उज्जैन ये कहाँ पे है? तो ये आपके यहाँ किसकी नगरी है भैया? तो महाकाल नगरी, बाबा महाकाल शंकर जी की नगरी है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है आपके यहाँ सोनपुर का मेला, जो आपके एशिया का सबसे बड़ा मेला आप कह सकते हो। किसका भैया? पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। किसका? पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला अब कौन सा है? तो सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके यहाँ बिहार। पुष्कर मेला भी आपके पशु भी आते हैं वहाँ पे। सूरजकुंड मेला कहाँ पे भैया? तो सूरजकुंड मेला आपके यहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ का? तो ये लगता है आपके हरियाणा में। अब यहाँ पे मंदिर क्या भैया? तो जो आपके उज्जैन है मध्य प्रदेश में, आपके यहाँ एक मंदिर फेमस होता है। कौन सा मंदिर? तो आपके यहाँ खजुराहो का मंदिर है। खजुराहो का मंदिर किन कला शैलियों का है भैया? तो आपके यहाँ हिंदू का है और प्लस जैन, दोनों समुदाय का मिश्रित रूप है। और कौन सी कला शैली में निर्मित है? तो आपके यहाँ नागर कला शैली में निर्मित है। यहीं पे है एक आपका लक्ष्मण मंदिर भी है मध्य प्रदेश खजुराहो में। और एक क्वेश्चन आपके यहाँ आता है, कौन सा भैया एक मंदिर आपके लिए फेमस होता है? कौन सा? पुरी मंदिर। कौन सा? पुरी, गयापुरी वाला मंदिर कहाँ पे है भैया? उड़ीसा राज्य में है। किस देवता को समर्पित है? तो ये आपके यहाँ समर्पित है स्वामी जगन्नाथ को। किसको? स्वामी जगन्नाथ, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। एक आपका है सबरीमाला मंदिर, जो कहाँ पे है? केरला में है। कौन सा भैया? तो आपका सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला मंदिर किसका मंदिर है ये? तो ये आपके स्वामी अय्यप्पन का मंदिर है। कौन सा? स्वामी अय्यप्पन का मंदिर, जहाँ पे किसको अभी तक आपके महिलाओं का प्रवेश यहाँ पे वर्जित था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब यहाँ पे महिलाओं की एंट्री की गई है। तो ये प्रमुख मंदिर हैं जो आपको पूछे जाते हैं। भैया मंदिर शैलियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन से? नागर कला शैली, और कौन सा? द्रविड़ कला शैली, और कौन सा? वेसर कला शैली। उत्तर भारत वाले नागर कला शैली में होंगे, दक्षिण भारत वाले आपके द्रविड़ शैली में होंगे। और जो आपके दक्षिण भारत और उत्तर भारत जो आपके जहाँ मिलता है बिंदु वो स्थान पे आपके यहाँ, तो वहाँ पे आपके होंगे वेसर शैली वाले एग्जाम्पल। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन आपका बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भैया आपका मुखौटा नृत्य संबंध किस नृत्य शैली से है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अब आप लोग जैसे ही आपके दिमाग में मुखौटा आएगा या मुखौटा नृत्य की चर्चा करेगा, तो आप यहाँ पे एक चीज समझें। क्या समझेंगे? कि भैया किसकी बात की जा रही है? लोक नृत्य कला की या लोक नृत्य शैली की। लेकिन यहाँ पे लोक कला की नहीं बात की जा रही, यहाँ पे आपके यहाँ शास्त्रीय कला की बात की जा रही है। नृत्य कला शैली की बात करेगा तो भैया किसकी बात कर रहा है? तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे शास्त्रीय शैली की बात की जा रही है, शास्त्रीय कला की।
अब अगर हम लोग मुखौटा की बात तो सबको पता है भैया क्या होता है, तो आपका अरुण का मुखौटा होता है। अरुण का मुखौटा मतलब अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है आपका कौन सा, मुखौटा नृत्य। लेकिन यहाँ पे पूछा गया, थोड़ा सा ये समझिएगा, नृत्य कला शैली में आपका ऑप्शन क्या है, कथकली का है, कुचिपुड़ी का है, ओडिसी का है कि मणिपुरी का है। अब इसमें समझिएगा पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है भैया कि जब आपके यहाँ कोई भी शास्त्रीय नृत्य हो रहे हो, जैसे इनमें से निम्नलिखित में से 4 नृत्य आपके हो रहे हैं, इन नृत्यों में कौन सा नृत्य आपके यहाँ मुखौटा पहन कर किया जाता है। या यहाँ पे आप ये समझिए, यहाँ पे आपसे डायरेक्टली ऐसा ही पूछा जा सकता है भैया कि कौन सा नृत्य जो है आपका मुखौटा पहन कर किया जाता है, मुखौटा पहन कर किया जाता है। या आपके यहाँ क्या लगा होता है भैया, आप कह सकते हो कि आपके यहाँ सर पर मुकुट लगा के किए जाते हैं, यहाँ पे गोल मुकुट लगे होते हैं। तो नृत्य आपके यहाँ होता कौन सा है भैया, तो वह नृत्य आपके यहाँ होता है कथकली नृत्य होता है। बाकी आपके यहाँ कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुरी है। इसमें अगर महिलाएं नृत्य कर रही हैं तो नृत्य में महिलाओं के बाल में आपको गजरे दिखाई देंगे, लेकिन कोई मुखौटा आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, और साड़ियों में किए जाने वाले नृत्य हैं। और अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि इसके भी एक विशेष और है आपका कौन सा, कथक नृत्य। तो इस नृत्य में आपके यहाँ अगर महिला कर रही है तो महिला में जरूरी नहीं है भैया कि वो साड़ी में ही करेगी, वो आपके दूसरे वस्त्र में भी कर सकते, बस जो भी वस्त्र होगा, आप चाहे साड़ी होगी चाहे दूसरा वस्त्र होगा, लेकिन वो हमेशा कैसा होगा, आपका चूड़ीदार होगा। अब पुरुष करेगा तब भी चूड़ीदार वस्त्र पहनेंगे पैर में, और महिला करेगी तब भी चूड़ीदार वस्त्र पहनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कथकली में है तो कथकली में चाहे पुरुष करेगा तब भी होगा। ओ सॉरी, आपके यहाँ कथकली नृत्य कहाँ का है, तो आपके यहाँ केरला के क्षेत्रों का नृत्य है। कौन सा भैया, कथकली से संबंधित है यहाँ पर कौन सा, मुखौटा नृत्य शैली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों संभवतः ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा जो आपका दिया गया है किसका, तो आपका है क्वेश्चन पॉलिटी का। एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है भैया सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, ऑप्शन बी है स्वतंत्र न्यायपालिका पर, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर, और ऑप्शन डी है सशक्त विपक्ष पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिएगा कि नीति निदेशक तत्व अर्थात किसकी बात की जा रही है, आपके यहाँ डीपीएसपी की बात की जा रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जा रही है। का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लोग समझते हैं कि डीपीएसपी होता क्या है। तो आपके यहाँ से भैया डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। अब ये नीति निदेशक तत्व होता क्या है भैया, देखिए जैसे आपके यहाँ होता है, जैसे आपको फंडामेंटल राइट मिलते हैं ना, आपको फंडामेंटल राइट मिलता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो आपके यहाँ आर्टिकल 12 से 35 तक। भैया आपको राज्य में क्या क्या अधिकार हैं, आपको कि कहाँ पे आपको घूमने का अधिकार है, कहाँ पे आपको पढ़ने का अधिकार है, कितना आपको बोलने का अधिकार है, कहाँ पे आपको निवास करने का अधिकार है, कहाँ तक आपको पढ़ने का अधिकार है निःशुल्क, कहाँ पे आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, कहाँ पे आपको शिक्षा ग्रहण करने का, मतलब कई सारे आपको अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसे ही भैया ये अधिकार आपके यहाँ क्या है भैया, तो ये आपके मूल अधिकार है, मतलब इसको आप इसे किसी भी कीमत पे आपसे छीना नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम यहीं पे डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी क्या होता है भैया, तो ये अधिकार नहीं होता है, क्या होता है, एक प्रकार का कर्तव्य होता है। और किसका कर्तव्य होता है, तो ये आपके राज्य का कर्तव्य होगा कि भैया राज्य का कर्तव्य होगा कि अगर राज्य का कर्तव्य होगा भैया, जैसे राज्य में हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है तो हमारा मूल कर्तव्य क्या था, मूल अधिकार क्या था कि हमने वोट देने का अधिकार है, तो हमने वोट दिया। अब हमारे द्वारा चुन के आ गई क्या सरकार आ गई है, तो अब सरकार का कर्तव्य होगा कि हमारे लिए नई नई योजनाएं लाए या हमारे लिए ऐसे व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन करे इससे हमारा और हमारे समाज का या हमारे बच्चों का या हमारे फैमिली का क्या हो सके भैया, विकास हो सके। तो क्या हो सकेगा, आपका राज्य का कर्तव्य होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला ऑप्शन में, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, मतलब किस पे निर्भर है। सबसे पहला भैया कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर, तो जो बिल्कुल सही है भैया कि अगर सरकार के पास आप कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है तो सरकार आपको क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगी, सरकार अपने कर्तव्य कैसे निभा पाएगी। तो आपके यहाँ डीपीएसपी क्रियान्वयन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है वो क्या होता है, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन होते हैं।
क्या भैया स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या न्यायपालिका क्या इसमें कोई हस्तक्षेप करती है? तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। एक आपका आर्टिकल भी दिया हुआ है, क्या भैया, आर्टिकल 37 डीपीएसपी प्रवर्तनीय है कि डीपीएसपी में आपकी न्यायपालिका भी परिवर्तन नहीं कर सकती, न्यायपालिका द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है, या न्यायपालिका के द्वारा इसको जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है। मतलब जब आपका जो राज्य सरकार चाहेगी तो आपकी लागू करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लागू करेगी। जैसे इसी के अंतर्गत अभी आप क्या देखे थे भैया, यूसीसी आप लोग देखे थे ना, यूनिवर्सल सिविल कोर्ट समान नागरिक संहिता कहाँ पे लागू हुई है? अभी 2 राज्यों में, गोवा में लागू है और उत्तराखंड में लागू हुई है। यहाँ की सरकार ने चाहा, यहाँ लागू हो गया। हमारे यहाँ की सरकार उत्तर प्रदेश नहीं चाह रही, नहीं लागू हो सकता है। ठीक है भैया। जैसे आपके यहाँ होता है आर्टिकल 47 मदिरापान निषेध की बात करता है, बिहार में बंद है, हमारे यहाँ नहीं बंद है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार ने नहीं बंद किया है। तो सरकार के यहाँ भी कर्तव्य है, सरकार चाहे तो बंद करे, नहीं चाहे तो मत बंद करे, उसको जबरदस्ती किसी से लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन फंडामेंटल राइट में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा पर, तो राष्ट्रपति का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, भैया राष्ट्रपति की इसमें इच्छा नहीं चलती। सशक्त विपक्ष पर तो कुछ नहीं, कितना भी सशक्त विपक्ष हो, लेकिन डीपीएसपी के कानूनों को किसी भी राज्य में लागू नहीं करवा सकता है। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो अब मिलते हैं दोस्तों हम लोग एक नई श्रृंखला के साथ, तो दीजिए आप लोग इजाजत। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर, और मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।